हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत है। हम बात कर रहे थे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के श्रृंखला के ऊपर। तो ये हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आप पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीन पर जो आपका लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है आपका कि किसी विलयन के पराशर दाब की परिभाषा दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है आपका 2022 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, लगातार आ रहा है। तो इसके 2024 में भी आने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा हुआ है। और आप इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के नीचे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप उसमें अपनी समस्या बता सकते हैं। और आप पूरा देखिएगा इस वीडियो को और आप अपना जो है एक्सपीरियंस इसमें शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई भी समस्या हो आप नीचे जरूर लिखिएगा, ताकि आपकी उस समस्या का जो सॉल्यूशन है आपका यथासंभव यथाशीघ्र आपका प्रदान किया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के, ज्यादा देर ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार ये आ रहा है विगत वर्षों से, और आप देख रहे हैं कि विगत वर्षों से जो परीक्षा का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। तो चलिए फिर हम इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, किसी विलयन के परासरण की परिभाषा दी, परासरण दाब की परिभाषा दीजिए और उसके नियमों के बारे में समझना है। चलिए, तो परासरण दाब क्या है पहले आप यही समझिए। देखो, अगर हम बात करें परासरण दाब की, तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए वर्ड परासरण क्या है। चलो मैं अभी अपन दोनों चीजों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये वर्ड जो है परासरण, इसका मतलब क्या है। परासरण का मतलब ये है कुछ नहीं, बेसिकली इसका मतलब ये है आपका कि भाई दो चीज होती है विलयन में, एक होता है आपका विलायक, एक होता है आपका विलेय। अब परासरण में इसका क्या रोल है, अब देख आप बोलेंगे कि एक होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, एक वर्ड ये है आपका, समझना सुनना परासरण क्या होता। बोलेंगे आप कि भैया जो विलायक के कण हैं, क्या विलायक के कण, ठीक है, कम सांद्रता वाली जगह से, कम सांद्रता वाली जगह से, ये आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली है और ये आपकी अधिक सांद्रता है। ये पूरा विलयन चल रहा है आपका, इस तरह से आपका विलयन है, ठीक है, सुनना अच्छे से, मजा आ जाएगा आपको समझने में। ये पूरा आपका विलयन चल रहा है और ये विलायक के कण हैं, विलयन में घुले होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप क्या बोलेंगे कि विलायक के कणों का कम सांद्रता वाली जगह से या कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्ध पारगम्य वाली झिल्ली से निकलकर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या बोलेंगे कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन की स्वतः प्राकृतिक प्रक्रिया इज कॉल्ड ऑस्मोसिस या इज कॉल्ड परासरण। और बात हमें परासरण की नहीं करनी है, अपने को करनी है परासरण दाब की। भाई साहब परासरण दाब क्या होगा, तो अगर मैं बात करूं भाई परासरण दाब की, तो परासरण दाब मींस ये जो सिस्टम चल रहा है इसको रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना हम न्यूनतम प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड परासरण दाब। ठीक है, क्या बोलेंगे एक बार अच्छे समझ में आया। देखो, विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य वाली झिल्ली से होकर जाना कहलाता है परासरण। परासरण को रोकने के लिए जितना कम से कम दाब लगाना पड़ता है वह कहलाता है आपका परासरण दाब। अब हम इसी चीज को लिखेंगे लिखेंगे इसके बारे में। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, जानते ना अर्धपारगम्य झिल्ली, नहीं जानते, मतलब ऐसी झिल्ली जो केवल स्पेसिफिक टाइप ऑफ कणों को अपने यहां से पास होने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, जैसे विलायक के कणों को गुजर जाने देगी, विलेय के कणों को नहीं जाने देगी। अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले स्थान से अधिक सांद्रता वाले स्थान की ओर, ऐसे डिवाइड कर ले रहे हैं, आगे काम आएगा, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, या इसी को आप प्राकृतिक प्रवाह बोलते हैं, ठीक है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, लेट मी चेंज द कलर एंड, क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और आगे आप क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है परासरण दाब कहलाता है। क्लियर इतना। क्या बोलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के कणों का कम सांद्रता वाली जगह से अधिक सांद्रता वाली जगह की तरफ स्वतः प्रवाह कहलाता है परासरण। परासरण को रोकने के लिए जितना कम से कम दाब लगाना पड़ता है उसको कहते हैं परासरण दाब। पहला पॉइंट। परासरण दाब के नियमों का उल्लेख कीजिए। वी हैव टू डू उल्लेख ऑफ नियम ऑफ परासरण दाब।
हमको परासरण दाब के नियमों की व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है और उनका उल्लेख करना है कि उनको लिख के दिखाना है कि भाई साहब ये है आपके नियम। जैसे आपका क्या है कि बायल का नियम पढ़ा था आपने प्राचीन काल में, हाँ, यहाँ पे फिर आप पढ़ेंगे उसको बायल वान ठाप का नियम, ठीक है। और चार्ल्स का पहले पढ़ा था, तो यहाँ पढ़ेंगे आप चार्ल्स वान ठाप का नियम, ठीक है, लेंगे। तनु विलयनों के गैसों के समान व्यवहार के आधार पर, क्या नाम था इस बंदे का, वॉन्ट हाफ ने निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए। कौन कौन सा नियम? तो पहला लिखो आप, बायल वॉन्ट हाफ का नियम, बायल वॉन्ट हाफ लॉ। क्या कहता है? इसने ये बताया बायल वॉन्ट हाफ के नियम में, वॉन्ट हाफ ने दिए थे, इसने बताया कि जैसे आपका वहां सिस्टम चल रहा था ऐसे यहाँ सिस्टम चलेगा। उसने कहा कि जो परासरण दाब होगा वो जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती होगा, सांद्रता के, ठीक है। कब? स्थिर ताप पर। तो इसको लिख लीजिए आप, लिखते हैं स्थिर ताप पर किसी, ध्यान रखना ये सब सिस्टम जो चल रहा है वो तनु विलयन पर चल रहा है, किसी तनु विलयन परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब जो है उसकी सांद्रता C के समानुपाती होती है। अगर मैं बात करूं भाई परासरण दाब को अपने को लिखना कैसे, तो अपन भाई साहब परासरण दाब को लिखते हैं पाई से, ये जो है समानुपाती का एक होगा सांद्रता C। सांद्रता C जो है ये सब का सिस्टम चल रहा है, ये चल रहा है आपका स्थिर ताप पर, काय पे? स्थिर ताप पर। जो आपका सांद्रता होता है ना वो आपका आयतन के क्या होता है, आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिख लो स्थिर ताप। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मुझे लग रहा है मैं ही पढ़ाता हूँ ना, हाँ चलो। अगर फिजिक्स में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर आपका एक नियतांक आता है, तो चलो हम हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू के, और के क्या है आपका नियतांक, क्या है आपका ये नियतांक। क्लियर? पाई मीन्स परासरण दाब। तो ये तो हो गया आपका परासरण दाब जो है हमारा, इसका नियम पहला, ठीक है, बायल वान ठाप नियम। दूसरा अगर नियम बात करें तो वो हो जाएगा आपका चार्ल्स वान ठाप नियम। चार्ल्स वान ठाप नियम सेज दैट कि अगर आपका सांद्रता स्थिर है ना, इफ योर कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट देन ऑस्मोसिस प्रेशर जो है आपका, या आप कह सकते हैं कि जो आपका परासरण दाब है वह आपका कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परम ताप, मतलब वह परम ताप के या एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होगा, आपका समानुपाती होगा। ठीक, चलिए लिख लेते हैं उसे। तो यहां पर अपन लिखेंगे चार्ल्स वान ठाप का नियम, चार्ल्स वान ठाप्स लॉ। क्या लिखेंगे यहां पर आप देखिएगा, लिखेंगे स्थिर सांद्रता पर किसी, ऐसे से डिवाइड कर लेते हैं आगे भी काम आएगा, है ना। स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब परम ताप के या एक्सट्रीम टेम्परेचर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं भाई इसकी, तो ये हो जाएगा आपका परासरण दाब आपका ये था किसके, परम ताप के, और चल क्या रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिर सांद्रता। जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर अगर ये समानुपाती वाला चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, और ये नियतांक आपका के, यहाँ साइड में लिख लो के हमारा क्या है, नियतांक। ठीक, अगला नियम है आपका आवोगाद्रो वान ठाप का नियम, लिख लो इसे, आवोगाद्रो वान ठाप। बहुत ही शानदार नियम है। अगर हम आवोगाद्रो वान ठाप का नियम कहें तो ये कहता है कि भाई साहब अगर आपका सिस्टम सही चल रहा है, यानी आपका स्थिर ताप चल रहा है, और जो है आपका परासरण दाब अगर आपका स्थिर है, तो फिर वो कहता है कि अगर समान आयतन चल रहा है तो उसमें जो विलेय के अणु हैं या विलेय के मोल हैं उनकी संख्या क्या होगी, आपकी समान होगी। इस चीज को लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है समान ताप और समान परासरण दाब पर विलयनों में जो आयतनों में अणुओं की संख्या है वो कैसी रहती है, समान रहती है। यानी पाई जो है हमारा वो समानुपाती होता है एन के। एन है आपका मॉलिक्यूल्स की संख्या। अब हम बात करते हैं कि विलयन का सामान्य समीकरण। हेडिंग डालिए, विलयन का सामान्य समीकरण। छोटा थोड़ा सा और बचा है, बिल्कुल। विलयन का सामान्य समीकरण देखो, अभी हमने पढ़ा था चार्ल्स वान ठाप का नियम और पढ़ा था बायल वान ठाप का नियम। तो चार्ल्स वान ठाप का नियम और बायल वान ठाप का नियम क्या कहता है, उस चीज को आप देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बायल वान ठाप का नियम से। तो बायल वान ठाप का नियम ये था, यहाँ पर लिख लो स्थिर T है ना, स्थिर टेम्परेचर पर। ये किसका था, बायल वान ठाप का नियम। अभी पीछे पढ़ाया ना मैंने। चार्ल्स वान ठाप का लिखो स्थिर सांद्रण, यहाँ आप लिख लो चार्ल्स वान ठाप का नियम। ये आपका चार्ल्स वान ठाप का नियम है, ये ऊपर आपका बायल वान ठाप का नियम है।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो है ना। अब हम इन तीनों समीकरणों को अच्छे से देखेंगे और फिर इन्हें मिलाकर हमारा निकलेगा विलियन का सामान्य समीकरण। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों समीकरणों को मिलाने पर, मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ तो मैंने वहां पर आपको समझाया भी था कि जब आप क्या करेंगे कि समीकरण होता है ना इस तरह से, F समानुपाती M1 M2 F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², तो ये आपका मिलकर ऐसे बन जाता है। फिर मैंने आपको बताया था ये हटता है तो एक गुणांक आता है, पढ़ाया था ना मैंने। हाँ, तो मैं यही आपको यहाँ केमिस्ट्री में भी बता रहा हूँ कि जब आप इस तरह से करेंगे तो ये वाला पोर्शन जब आप हटाएंगे तो क्या हो, पहले आप इसे क्या करिए अच्छे से लिखिए। जब आप इन्हें मिलाएंगे तो ये आपका आएगा, ये आएगा पाई समानुपाती T/V। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ ले जाइए तो पाई V समानुपाती T। अब क्या बताया था मैंने कि जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आएगा एक नियतांक और ये आपका हो जाएगा विलयन नियतांक। यहाँ पर आप लिखे जहाँ S जो है हमारा विलयन का नियतांक है, विलयन नियतांक, और ये हमारा विलयन का सामान्य समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हम बात करें कि भैया इसमें मॉलिक्यूल्स जो है इसके आयतन में n उपस्थित है तो क्या होगा, तो चलिए इसकी बात में कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिखिए यदि विलयन में विलय के n अणु उपस्थित है तो क्या होगा, तो ये पाई V बराबर NST से क्या हो जाएगा, इस तरह सिस्टम बन जाएगा। अगर हम पाई की बात करें तो पाई बराबर हो जाएगा NST/V। N/V क्या हो जाएगा, सांद्रता, तो इसे लिखेंगे CST। तो ये हो जाएगा हमारा विलयन का सामान्य समीकरण, पाई बराबर CST, जिसका हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, C आपकी मोलर सांद्रता को प्रदर्शित करेगी, तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि C जो है हमारी मोलर सांद्रता को प्रदर्शित करेगी, इसीलिए हमने इसे यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो C को क्या लिखते हैं, तो C को अगर हम बात करें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, C को लिख सकते हैं मात्रा बटे अणुभार इंटू ST। अगर मान लो M निकालना है तो हो जाएगा आपका WST बटे पाई। M मतलब ये क्या है आपका मोलर द्रव्यमान या मोलर मास। ठीक है, W क्या है, तो W आपका द्रव्यमान है, या आप यहां पर लिख सकते हैं मास, किसका, सॉल्यूट का। ठीक, S आप जानते हैं S क्या है आपका, तो विलयन नियतांक है। T आपका क्या है, तो T आपका परमताप। ठीक है, पाई बचा, पाई को लिख लो आप परासरण ताप। अब तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा विलयन का क्या है, सामान्य समीकरण है। इतना क्लियर, कोई दिक्कत। एक बार और सुनिएगा अच्छे से। देखो आवोगाद्रो वानठाप नियम में आप क्या कहेंगे कि समान ताप और समान परासरण दाब पर विलयनों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान रहती है। अगर हमारा टेम्परेचर समान चल रहा है, परासरण दाब समान चल रहा है, तो दो विलयन अगर हम ले भी लेते हैं तो उनमें जो है आपके अणुओं की संख्या क्या रहेगी, आपकी समान रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यानी उनके अणुओं की संख्या में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विलयन का सामान्य समीकरण। तो देखो बायल वानठाप का नियम ले लेंगे, ठीक है, और चार्ल्स वानठाप का नियम ले लेंगे। तो ये हमारा बायल वानठाप का नियम है जो मैंने पहले पढ़ाया था, ये चार्ल्स वानठाप का नियम है जो ठीक उसके बाद पढ़ाया था। मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाता हूँ कि भाई जो हमारा नियम होते हैं अगर हम उन्हें मिलाना चाहें तो किस हिसाब से मिलते हैं, तो अभी मैंने आपको मिला के भी दिखाया था। तो ये मिलकर हो जाएगा पाई, दोबारा है तो पाई का पाई रहेगा, समानुपाती का समानुपाती रहेगा, ऊपर टी रहेगा, नीचे भी रहेगा। एक बात मैंने बताई थी बचपन में कि भाई साहब जब आप इसे हटाते हैं समानुपाती का चिन्ह तो वहां पर एक नियतांक आता है, तो ये हमने नियतांक आ गया हमारा एस। एस हमारा ये है आपका विलयन का नियतांक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं भैया इसमें एन अणु घुले हुए हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे एन है। तो अगर हमने मान लिया कि यहाँ पर एन अणु उपस्थित है, तो अगर हम बात करें तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, और ये आपका आ गया आपका V नीचे। तो अगर हम देखें तो V और N को अच्छे से देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका N/V, ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर, आपके सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है C, है ना। तो C हमारी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो C यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है सांद्रता को। ठीक है, ओके। आगे अगर हम बात करें तो हो जाएगा W/M/ST, है ना। सांद्रता बराबर हो जानते हैं अपन कि मास अपॉन मोलर मास होता है, तो इस तरह से हमने लिख लिया और कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो ये आप इतना कर लेंगे। S का वही मान है 0.0821। ठीक है, क्लियर इतना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट।